नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वीडियो को मैंने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाया है, जो कि सामान्य अध्ययन का पार्ट है। हमारा पहला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? तो हमारा सही आंसर विकल्प है, मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और इन्होंने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजी सरकार इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखी थी। ठीक है, जिंदा या मुर्दा। और यह मूल रूप से जो है दक्षिण भारत के अर्काट के रहने वाले थे। हमारा दूसरा प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के, यहाँ पे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। कभी कभी पूछ लिया जाता है लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को कहाँ से या कहाँ पर महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा? तो वहाँ पर हो जाता है आंसर इलाहाबाद। यहीं पे इलाहाबाद में उसने मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया था और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, जिसमें उसने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो पहला पॉइंट था कि जो भारतीय शासन का जो बागडोर है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और अगला था कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे वायसराय कहा जाने लगा। अगला पॉइंट था कि जो ब्रिटिश सरकार है वह सीधे अब भारतीय मामलों में के लिए उत्तरदायी हो गई है। अगला पॉइंट था कि भविष्य में कोई भी भारतीय राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाए। मतलब जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसका कर दिया गया, उसका परित्याग कर दिया गया और भारतीय नरेशों को गोद लेने का जो अधिकार था उसे वापस कर दिया गया। ठीक है, और जो भारतीय रजवाड़ा था उसको यथास्थित उसकी बनाई रखी गई। और सरकार ने इसके बाद जो है भारतीय जो धार्मिक और सामाजिक मामले थे उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया और भारतीय सैनिकों की संख्या जो है यूरोपीय सैनिकों की तुलना में घटा दी गई। पहले जो है 1 यूरोपीय सैनिक होता था तो 5 भारतीय सैनिक होते थे विद्रोह के पूर्व, और उसे घटाकर जो है 1:2 कर दिया गया। मतलब 2 भारतीय सैनिक 1 यूरोपीय सैनिक। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में प्रथम भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, यह उस समय 1861 में जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है इसे पारित किया गया था। इसे प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है एक निर्णय लिया गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें 5वां सदस्य भी शामिल किया जाएगा, जो कि एक विधि वक्ता होगा या विधिवेत्ता होगा। फिर दूसरा था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को अच्छा कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाने की अनुमति दी गई। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली प्रारंभ किया था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव जो है इसी अधिनियम के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर मैंने भी आपको ऊपर बता दिया, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई? तो यह 1861 के अधिनियम के द्वारा ही इसका प्रावधान किया गया था। और
जो गवर्नर जनरल था, जब संकटकालीन अवस्था में कोई अध्यादेश जारी करता था तो वह 6 माह तक प्रभावी रहता था। तो विकल्प पे हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ? निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ जो है 1892 के अधिनियम के द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधानमंडल में बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया? तो 1892 के अधिनियम में जो है भारतीयों को केवल जब बजट पारित होता था तो उस समय केवल बजट पर विचार रखने का अधिकार दिया गया था। मत देने का अधिकार, मत या किसी चीज़ को प्रस्तुत करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। ठीक है, केवल वह अपने विचार रख सकते थे। कोई मान लीजिए कोई प्रस्ताव रखना है या मत विभाजन का कारण कोई जो है, उन्हें ये सब अधिकार नहीं था। और उन्हें कुछ प्रश्न पूछना होता था तो 6 दिन की पूर्व सूचना भी देनी होती थी। 6 दिन की पूर्व सूचना देकर वह प्रश्न पूछ सकते थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन, यहाँ पे प्रणाली लागू की गई? तो प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा लागू की गई। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को लागू किया? तो सांप्रदायिक आधार पर जो है विकल्प सी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया। इसमें मुस्लिमों को जो है अपनी तरफ करने के लिए जो है मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया गया? भारतीयों को बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार 1909 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। 1892 के जो अधिनियम में जो है भारतीयों को केवल अपना विचार रखना होता था, मतलब प्रस्तुत करने का जो है विचार रखने का उनको अधिकार दिया गया था। लेकिन बजट पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार जो है 1909 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया? तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई? तो भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीयों की नियुक्ति 1909 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। और जो भारत परिषद था, भारत परिषद कहाँ पे स्थित था? इंग्लैंड में स्थित था। तो उसमें 2 भारतीयों की नियुक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई। एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को हुई थी। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। उस समय जो मॉन्टेग्यू है भारत सचिव थे। किस पद पर थे? भारत सचिव थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो मतलब इसका हाई कमिश्नर का प्रावधान इसलिए किया गया था कि जो भारत सचिव है उसका कार्यभार कुछ कम किया जा सके। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली बार
द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना केंद्रीय स्तर पर 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये सब प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जब द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात आती है तो हम लोग कभी कभी 1935 लगा देते हैं, कभी कभी 1919 लगाते हैं। होता क्या है, प्रांतों में जब पूछा जाता है तो प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, और केंद्रीय स्तर पर 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करने का प्रावधान किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान जो है 1919 होना चाहिए था यहाँ पे, तो विकल्प में है नहीं ये, तो इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 1919, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, विकल्प ए हमारा सही आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन जब पूछा जाएगा तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, और केंद्रीय स्तर पर अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तब जो है वह 1935 का अधिनियम होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जाए तो 1919 का अधिनियम आपको लगाना है, 1919 का, और अगर यह जो है केंद्र में पूछा जाए तो 1935 का लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैध प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है? तो द्वैध प्रशासन का जन्मदाता लायोनेल कैटियस को माना जाता है, विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, तो जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा जो है, इसमें पूछ रहा क्या किया गया था? तो जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल था उसका विस्तार किया गया था, विकल्प ए हमारा सही। सिखों को भी इस अधिनियम के द्वारा सिखों को भी जो है पृथक निर्वाचन पद्धति का लाभ दिया गया, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल निर्वाचन का एक विस्तार ही माना गया है, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन था? तो इसका गहरा प्रयोजन था, चूँकि सांप्रदायिकता था, तो भारत में एक वर्ग को, ठीक है, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था? तो यहाँ पर है, जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि था ये हस्तांतरित विषय थे, और इनका जो प्रशासन है भारतीय मंत्रियों को हाथ में दे दिया गया, और राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि जो है आरक्षित श्रेणी में रखे गए, जिनका प्रशासन गवर्नर उसकी कार्यकारिणी को करना था। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषय थे? तो राजस्व था, न्याय था, वित्त था, पुलिस था, तो उपर्युक्त सभी, विकल्प ही हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो यह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा जो है अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? तभी मैंने आपको ऊपर बताया, प्रांतों में द्वैध शासन
और 1919, और केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसमें हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर केंद्र में द्वैध शासन पूछा जा रहा तो 1935 और प्रांतों में पूछा जा रहा तो 1919। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? तो केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना 1935 के प्रावधानों के तहत हुई थी, और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना 1919 के नियम के तहत हुई। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना अगर देखा जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की गई? तो प्रांतों में केंद्र में जो है 1919 के तहत की गई थी, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था 1935 के प्रावधानों के तहत किया गया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने जो है, ठीक है, यह रिपोर्ट 1918 की थी। इसने यह अनुशंसा की थी अपनी रिपोर्ट में कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, और उसने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा जो इंग्लैंड में होती थी उसे इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए, और भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में इसका प्रावधान किया गया था, जिसके आधार पर 1922 में, कब, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कब? 1922 में जो है सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी, या 1922 से कह लीजिए, 1922 में पहली बार हुई थी। एचिसन आयोग ने 1887 में जो है दोनों परीक्षाओं को एक साथ आयोजित न करने का सुझाव दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, विभागीय पद्धति या विभाग या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की बात आए तो 1861, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले जो है परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1892 के अधिनियम के द्वारा किया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी तो 1861 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत। विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? तो सबसे कम समय तक जो है 1909, ये देखिए उल्टा हो गया है, ये 1990 हो गया, इसको 1909 कर लीजिएगा। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यह जो है सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। किसके विषय में कहा था? यह 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, अभी मैंने ऊपर चर्चा किया है, इसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1919 में लॉर्ड जॉर्ज जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि यह जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। ठीक है, जो आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के था, ठीक है, इसके द्वारा जो है संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया था, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना पर बल दिया गया था, प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना पर बल दिया गया था, और केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया था, फेडरल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये सब प्रमुख प्रावधान थे जो कि हमारे भारतीय संविधान में भी हैं, तो इसलिए भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसके विषय में कहा था। किसके विषय में? 1935 के अधिनियम के विषय में कहा था कि ये कार तो है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो है इसे अस्वीकार किया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में इसे अस्वीकार किया था, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी आलोचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्दृष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के उपबंधों के अधीन हुई थी? तो 1935 के उपबंधों के अधीन हुई थी। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि संघीय न्यायालय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है? तो यह भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया गया? तो दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा 50वां एवं अंतिम प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो महिलाओं को मताधिकार भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। सभी प्रश्न आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। इससे जो है परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। आप इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।